Very good morning to all of you. So today we're just going to start a new chapter of our syllabus, and that is lesson number 9, I think, and the topic is reaching the age of adolescence. Okay? इसके पहले हम लोगों ने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो हम लोगों ने ख़त्म किया है, वो हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, और उसका टॉपिक क्या है, उसका टॉपिक है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे जो टीनेजर्स के डाउट्स होते हैं, जो उनके मन में चलते रहता है, वो सारी चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। Okay, so move to the next slide. Growth is a natural phenomena in all living things from the day a baby is born. Sorry, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया, to erase it. एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग टीनेजर्स में जो चेंजेस आता है, उनकी बॉडी में जो चेंजेस आता है, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आता है, उनके हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी थिंकिंग पावर में, वो हर चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का टॉपिक ही हमारा क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस के एज में जब हम लोग पहुँचते हैं, जब टीनेजर्स जनरली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे व्हाटी तक, टीनेजर्स तक, उस टाइम में जो चीज़ होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, उनके जो बॉडी के अपीयरेंस में चेंजेस, उनके बिहेवियर में चेंजेस, उनके वे ऑफ थिंकिंग में चेंजेस, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा क्या है, ग्रोथ, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ग्रोथ इज अ नेचुरल फिनोमेना इन ऑल द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द डे अ बेबी इज बॉर्न इट बिगिंस टू ग्रो। द वेरियस स्टेज ऑफ द ग्रोथ इन ह्यूमंस आर। ग्रोथ एक आपका नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि अब मतलब हर एक इंडिविजुअल में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप ग्रोथ देख सकते हो। ये आपका एक नेचुरल फिनोमिना है, और इसको आप लोग तभी से देख सकते हो, जैसे एक बेबी जैसे न्यूली बेबी बॉर्न को देखोगे, तभी से आप लोग उनमें ग्रोथ देख सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रोथ हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है सारे लिविंग थिंग्स में, और जब बेबी का जन्म होता है तब से ही उसमें ग्रोथ स्टार्ट होने लगता है, और उनके लाइफ तक बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे कि इन्फेंसी, जैसे बेबी बॉर्न होता है और 2 साल के पहले तक बर्थ टू 2 ईयर्स वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। 2 ईयर्स से 10 ईयर्स वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं। ओके, और 10 ईयर्स से 18 ईयर्स वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। ओके, और 18 ईयर्स से एबव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्टहुड। ओके, तो जो हमने जैसे देखा, हमारा चैप्टर का हेडिंग था, क्या था हमारा चैप्टर का हेडिंग था, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी 10 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंजेस आता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग में भी चेंजेस आता है, मतलब हर तरह से वो डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आता है ये वाले स्टेज में, 10 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स वाले स्टेज में, और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। यही सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, ग्रोथ, जो कि मैंने बताया अभी कि ग्रोथ हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब से एक बेबी बॉर्न करता है, जब से किसी का जन्म होता है तब से ही उनमें ग्रोथ स्टार्ट होने लगता है, और उनमें बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलता है, ग्रोथ स्टेजेस। जब बेबी का बर्थ होता है और 2 साल के बीच वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वाले स्टेज को हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंट हम उसे
इंडिविजुअल को बोल सकते हैं जिनका एज 2 इयर्स के अंदर होता है, ओके। और 2 इयर्स से एबव और 10 इयर्स से बिलो वाले इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं, सॉरी उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन। ऐसे चिल्ड्रेन तो सबको बोला जाता है। और 10 इयर्स के एबव और 18 इयर्स के बिलो वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, और 18 ईयर्स से एबव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्टहुड। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हमने देखा ह्यूमन ग्रोथ का, 4 स्टेजेस हमने यहाँ पे देखा। एक हमारा इन्फेंसी है जो कि बर्थ से 2 इयर्स वाला है, उसके जस्ट बाद हमारा चाइल्डहुड है जो कि 2 इयर्स से 10 इयर्स वाले स्टेज को हम लोग चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, और 10 इयर्स से एबव और 18 इयर्स से बिलो वाले स्टेज को हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं, और 18 इयर्स से एबव वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, 18 इयर्स से एबव वाले स्टेज को हम लोग एडल्टहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडल्टहुड बोलते हैं, ओके। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो, बेबी का बर्थ होता है और 2 साल तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये इन्फेंसी वाला स्टेज है। 2 इयर्स से 10 इयर्स वाले को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। 10 इयर्स से अबव वाले को क्या बोलते हैं, 10 इयर्स से अबव और 18 इयर्स के बिलो वाले को एडोलसेंस। उसके अबव वाले को क्या बोलता है, एडल्टहुड। फिर एडल्टहुड के बाद क्या आता है, उसके बाद से ओल्डनेस आता है। अब देखिए, अब इस चैप्टर में जनरली हम लोग एडोलसेंस वाले स्टेज को डिस्कस करेंगे, 10 इयर्स से लेके 18 इयर्स वाले स्टेज को डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए एडोलसेंस के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग adolescence the body undergoes changes leading to the reproductive maturity। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो होती है वो आपका कौन से स्टेज में स्टार्ट होने लगता है, वो हमारा एडोलसेंस में 10 इयर्स से लेके 18 इयर्स के बीच में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वाला जो प्रोसेस होता है वो हमारा होने लगता है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। इसी वजह से ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की वजह से ही इस स्टेज में आप फिजिकल अपीयरेंस या फिर बिहेवियर, थिंकिंग, ये सारा चेंजेस आप लोग देख सकते हो मेल और फीमेल के अंदर, ओके। क्योंकि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के वजह, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन होने लगती है बॉडी के इनसाइड में, और वो सब चीज़ों की वजह से सारा चीज़ में आपको डिफरेंस दिखने लगता है, मूड स्विंग होने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पिंपल्स ज़्यादा आने लगते हैं। Around this time, children are also called teenagers since this period covers the 13 to 18 और 19 years of the age। और ये जो एडोलसेंस वाले एज होते हैं, स्टेज होते हैं, उसको हम लोग टीनेजर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टीनेजर्स, क्योंकि एडोलसेंस वाले स्टेज आपका क्या होता है 10 से लेकिन 18, इसमें जितने भी टीन वाला अपना 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जो एजेस है वो सब किसके अंदर आता है, एडोलसेंस के अंदर आता है। इस वजह से एडोलसेंस वाले स्टेज को हम लोग टीनेजर वाले भी स्टेज बोलते हैं, और वो इंडिविजुअल को हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, ओके। जिनका एज आपका 12 ईयर्स को भी बोलते हैं, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 ईयर्स वाले इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, ओके। एडोलसेंस इज ऑल्सो नोन एज अ टीनेज स्टेज। During this period, there is a visible physical differentiation in boys and girls. Puberty is the time when a child's body starts turning into an adult's body and attains sexual maturity.
ये जो एडोलसेंस वाला पीरियड होता है, इसमें आप बॉयज और गर्ल्स में फिजिकल फिजिकल जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्लियरली दिखने लगता है। जो एडोलसेंस वाले एज में जैसे ही मेल हो या फीमेल हो वो लोग पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आता है, और उस टाइम में एकदम क्लियरली आप जो फिजिकल डिफ्रेंसिएशन है बॉयज में और गर्ल्स में वो दिखने लगता है। गॉट इट? Puberty is the time when a child's body start turning into an adult body and attain sexual maturity. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है puberty, इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका जो चाइल्ड्स का बॉडी होता है वो हमारा एडल्ट में कन्वर्ट हो एडल्ट में टर्न करना स्टार्ट कर देता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्टेज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी किस स्टेज को बोलते हैं? जब चाइल्ड्स का बॉडी एडल्ट में कन्वर्ट होने लगता है और वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। गॉट इट? व्हेन एन एडोलसेंस रीचेस reproductive maturity of puberty ends। जैसे आपका कोई भी चिल्ड्रेन एडोलसेंस में पहुंचते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब उनमें आ जाता है तो वो टाइम में उनका जो प्यूबर्टी वाला स्टेज होता है वो हमारा I have to erase this first of all। पोवर्टी वाला जो स्टेज होता है हमारा वो खत्म हो जाता है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे कोई भी चिल्ड्रन एडोलसेंस वाले एज में रीच करते हैं और उनके अंदर रिप्रोडक्टिविटी मैच्योरिटी आ जाती है, उसका मतलब होता है कि वो जो पोवर्टी है वो उनका खत्म हो गया, पोवर्टी एंड्स हो जाता है वहाँ पे। ओके, प्यूबर्टी के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। Changes during puberty. During puberty, the person grows very rapidly and physically and psychologically changes take place. All these are under the control of hormones. पुबर्टी के टाइम में आप किसी भी इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलता है। उनके फिजिकल अपीयरेंस में, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। और वो सारा चेंजेस किसकी वजह से होता है? तो वो सब हार्मोन्स की वजह से। वो सारा चेंजेस किसके कंट्रोल में होता है? तो वो सारा चेंजेस ये हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। पुबर्टी में आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। फेशियल हेयर्स दिखने लगते हैं, पिंपल्स आने लगता है, मूड स्विंग्स करने लगता है। ये सारा चीज़ बहुत टाइप्स के चेंजेस आपको पुबर्टी के टाइम में देखने को मिलता है, मेल में भी और फीमेल में भी। और ये सब किसके कंट्रोल में होता है? तो ये सब हमारा हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। ओके, Some changes which occurs during puberty are discussed below। Increasing height, कुछ चेंजेस है जो कि पुबर्टी में होते हैं, वो चीज़ इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया गया। फर्स्ट चेंजेस क्या है जो पुबर्टी में आपको देखने को मिलता है? वो क्या है? इंक्रीजिंग इन हाइट, हाइट बढ़ने लगता है। जैसे इस टेबल को आप देख सकते हो, 8 ईयर्स में देखो एक्चुअली इस टेबल में क्या दिया है? एज इन ईयर्स, एज दिया गया है ईयर्स में। फिर परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, कि कौन से एज में कितना परसेंटेज हाइट बढ़ता है, ये चीज़ दिया गया। बॉयज़ में भी दिया गया और गर्ल्स में भी दिया गया। ओके, तो अगर 8 ईयर्स में आप बॉयज़ में देखोगे तो 72% बढ़ता है और गर्ल्स में 77। यानी अगर 8 साल का लड़का और लड़की को आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ किस में होता है? तो लड़की में होता है 77% और लड़का लोग में 72%। 9 ईयर में 75, 81, 10 ईयर में 78, 84, 11 ईयर में 81, 88। मतलब देखो
लड़की लोग का जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फुल हाइट है ये बॉयज के कंपेयर से हाई है। 12 ईयर्स में भी, 13 ईयर्स में भी, 14 ईयर्स में भी, 15 ईयर्स में भी, 16 ईयर में भी, 17 ईयर्स में भी और 18 ईयर्स में भी। यहाँ पे स्टेबल के थ्रू आप क्या कंक्लूड किए, आप इस टेबल के थ्रू हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 8 से लेकर 18 ईयर्स में जो परसेंटेज ऑफ हाइट है वो बॉयज़ के कंपेयर में गर्ल्स का ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द चेंज इन अ हाइट ऑफ अ पर्सन इज द मोस्ट नोटिसेबल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी पर्सन का जो हाइट में ग्रोथ होता है, जो हाइट का चेंजेस होता है वो मोस्ट नोटिसेबल होता है पुबर्टी के टाइम में। यहाँ पे सडन इंक्रीज होता है हाइट, गर्ल्स में हो या फिर बॉयज में हो। और वो हाइट इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उस एजेस में मेल का या फीमेल का कोई भी पर्सन का जो बोन्स होता है, लेग्स का, आर्म्स का, लॉन्ग जो बोन्स होता है उनमें इलोंगेशन आने लगती है और उस इलोंगेशन की वजह से इस पुबर्टी के टाइम में आप सडन इंक्रीजमेंट देखते हो हाइट में, मेल के हो या फिर फीमेल के हो। ओके और इस टेबल से हमने एक और इम्पॉर्टेंट डेटा देखा था। यहाँ पे क्या देखा था कि जो मैक्सिमम परसेंटेज है हाइट का वो गर्ल्स में ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। टेबल गिवन बिलो शोज दैट एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ इन द हाइट of boys and girls at a different ages. Table given below shows the average rate of the growth in the height of boys and girls at a different age. जो टेबल हम लोगों ने एबव में देखा, वहाँ पे क्या देखा था? एवरेज रेट हाइट का गर्ल्स में और बॉयज में। ओके अलग अलग एज में। It is clear from the table the initial grow faster than the boys, but both girls and boys reach their maximum height by about the age of 18. उस टेबल से आपको क्लियरली देख सकते हो कि इनिशियली शुरुआत में गर्ल्स जो होती है वो बॉयज़ के कंपेयर में फास्ट ग्रो करती हैं। गर्ल्स जो होती है वो बॉयज़ के कंपेयर में बहुत फास्ट ग्रो करती है। देख रहे हो 72 या 77 75 जो परसेंटेज है हाइट की ग्रोथ का वो इनिशियली गर्ल्स के केसेस में ज़्यादा होता है बॉयज़ के कंपेयर से। लेकिन जैसे वो लोग 18 ईयर्स तक पहुंचते हैं बॉयज़ भी और गर्ल्स भी दोनों अपना मैक्सिमम जो हाइट होता है वहां तक रीच कर जाते हैं। ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The rate of growth is a different in a different individual. जो growth का rate होता है वो different होता है different individual में। Two factors that determine the height of boys and girls are genes they inherited from their parents in the kind of food they eat during this period. जो ग्रोथ का रेट होता है ना, आप देखोगे अगर ह्यूमन बींग्स को ही देखोगे या फिर आप अपने क्लास में ही देखोगे तो डिफरेंट स्टूडेंट्स रहते हैं तो हर एक स्टूडेंट का हाइट अलग होता है। कोई ज़्यादा लंबा होता है, कोई उससे थोड़ा छोटा होता है, उसके कंपेयर में भी और ज़्यादा, मतलब अगर 4-5 स्टूडेंट्स खड़े हैं तो कोई ज़्यादा लंबा, ठीक है, पहले के कंपेयर से दूसरा थोड़ा सा छोटा, दूसरे कंपेयर से तीसरा थोड़ा सा छोटा, तीसरे कंपेयर से चौथा उससे छोटा, इस टाइप्स का आपको डिफरेंट हाइट्स देखने को मिलता है। तो जो रेट होता है हाइट का वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर हमारा क्या है कि किस टाइप्स का जीन्स है, ठीक है। जीन आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि जीन जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डीएनए का। यही जीन रेगुलेट करता है हमारे बॉडीज के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि हमारा आइज का कलर क्या
होगा, हेयर का कलर क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा। तो ये जो ग्रोथ का रेट है जो डिफरेंट हो रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल में, ये दो फैक्टर पे डिटरमाइन करता है। एक तो किस टाइप्स का जीन को हम लोग इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, और दूसरा किस टाइप्स के फूड को हम लोग इनगल्व कर रहे हैं, किस टाइप्स के फूड को हम लोग इंटेक कर रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिएंट्स रिच फूड है, या फिर अगर न्यूट्रिशनल फूड अगर हम लोग इंटेक करते हैं तो उससे हमारा हाइट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अगर न्यूट्रिशन रिच फूड को हम लोग इंटेक नहीं करते हैं तो हमारा हाइट उतने अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो हाइट का जो ग्रोथ का रेट होता है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक जीन्स पे जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड करते हैं, और दूसरा हमारा कि किस टाइप्स के खाना को हम लोग खा रहे हैं। ओके, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि न्यूट्रिशनल फूड को ही खाएं। पेट भरना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो डाइट आप ले रहे हो, जो फूड आप इंटेक कर रहे हो, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स उसमें है कि नहीं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि न्यूट्रिशनल फूड हमें हमेशा खाना चाहिए। ओके, स्टोमक फुल करने से कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप जो फूड इंटेक कर रहे हो उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। गॉट इट? तो दो फैक्टर था, एक जीन था, एक हमारा क्या था, फूड था, जिस पे डिपेंड कर रहा था कि हमारा हाइट के ग्रोथ का रेट क्या होगा। ओके, दूसरा, आप प्यूबर्टी में हमारे बॉडी में बहुत बॉडी के शेप्स में भी चेंजेस आता है। मेल के बॉडी में भी देख सकते हो, और मेल के बॉडी को भी देख सकते हो, और फीमेल के बॉडी को भी देख सकते हो। प्यूबर्टी के टाइम में मेल के बॉडी के शेप में भी चेंजेस आता है, और फीमेल के बॉडी में के शेप में भी चेंजेस आता है। ओके, तो change in a body shape. The other changes that occur during puberty is the change in a body shape. The growth of a muscles in a boys are prominent than in girls. अदर चेंजेस क्या है पुबर्टी के टाइम में? एक चेंजेस था आपका कि हाइट में ग्रोथ हो रही थी। दूसरा हमारा क्या है, बॉडी के शेप में चेंजेस आता है, मेल के भी बॉडी के शेप में और फीमेल के भी बॉडी के शेप में। ओके, लेकिन इस एज में जो मेल के मसल्स का जो ग्रोथ होता है ना, वो फीमेल की मसल के ग्रोथ से ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। यानी इस स्टेज में, पुबर्टी वाले स्टेज में मेल का जो मसल्स होता है उसका ग्रोथ हमारा फीमेल के मसल से बहुत ज़्यादा हाई होता है। The shoulder of boys become broad and the chest become wide. जो शोल्डर होता है बॉयज़ का वो कैसा होने लगता है, वो ब्रॉड होने लगता है, और चेस्ट भी हमारा वाइड होने लगता है। अगर आप बॉयज़ को देखोगे तो पुबर्टी वाले स्टेज में उनका शोल्डर पूरा ब्रॉड होने लगता है और चेस्ट उनका वाइड होने लगता है। ओके, ये चीज़ आप लोग इजीली नोटिस कर सकते हो, या आपने अपने में भी किया होगा, या फिर आप अपने सिबलिंग्स को भी देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड, इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, हिप्स ब्रॉड एंड ब्रेस्ट डेवलप एंड इंक्रीजिंग साइज। गर्ल्स में तो शोल्डर ब्रॉड हो रहा था और चेस्ट वाइड हो रहा था। ओके, और बॉयज़ में क्या हो रहा था, बॉयज़ में हो रहा था शोल्डर हमारा ब्रॉड और चेस्ट वाइड। गर्ल्स में क्या होता है, तो गर्ल्स में जो वेस्ट जो होता है ना, जो वेस्ट जिसको कमर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो हमारा पूरा क्या होने लगता है, वाइड होने लगता है। उसको क्या बोल सकते हैं, जो फीमेल के केसेस में उनका वेस्ट वाइड होने लगता है, और हिप्स जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो ये चेंजेस आपको पुबर्टी में मेल और फीमेल के बॉडी के शेप में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। मेल में शोल्डर ब्रॉड हो रहा है, चेस्ट वाइड हो रहा है, फीमेल में वेस्ट आपका ब्रॉड हो रहा, वाइड हो रहा है, और हिप्स ब्रॉड हो रहा है, और जो ब्रेस्ट है उसके भी साइज में वहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रही है। ओके, देख सकते हो। और इस एज में आप वॉइस में भी चेंजेस देख सकते हो, मेल के वॉइस में और फीमेल के वॉइस में भी चेंजेस आने लगते हैं। ओके,
A considerable change in a voice occur during puberty. The voice box or larynx begins to grow in both sexes. This growth is more prominent in boys, causing the male voice to crack and deepen. प्यूबर्टी के केसेस में प्यूबर्टी के स्टेज में जो मेल और फीमेल का वॉइस होता है ना, उसमें भी चेंजेस आने लगता है. ओके, इसको आई थिंक सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एनालाइज किया होगा. ओके, क्या होता है कि इस स्टेज में जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निक्स बोलते हैं, वो हम उसमें ग्रोथ स्टार्ट होने लगता है. ओके, वो क्या करने लगता है, ग्रो करना स्टार्ट करने लगता है. और फीमेल के कंपेयर में मेल का जो वॉइस बॉक्स जिसे हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं, वो ज़्यादा ग्रो करता है. और उसके ज़्यादा ग्रोथ की वजह से मेल का जो वॉइस होता है वो प्यूबर्टी के टाइम में क्रैक हो जाता है और थोड़ा डिपेन हो जाता है. ओके, पुबर्टी के केसेस में आप लोग पुबर्टी के स्टेज में वॉइस में भी चेंजेस आता है, मेल के वॉइस में भी और फीमेल के वॉइस में. ये चेंजेस क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा वॉइस बॉक्स है, लर्निक्स है, वो ग्रो करना स्टार्ट करने लगता है. और मेल का जो वॉइस बॉक्स होता है वो फीमेल के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है. और ज़्यादा ग्रो करने की वजह से इनका जो साउंड होता है उसमें क्रैकनेस आ जाती है और थोड़ा सा डीपनेस आ जाता है. ओके, देख सकते हो जो विंड पाइप होता है ना, विंड पाइप के पास ही हमारा क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स, जिसे हम लोग लैरिंक्स भी बोलते हैं. The growing voice box parts can be seen in a voice in the throat region. It is called Adam's apple. और ये पुबर्टी में जो जब वॉइस बॉक्स ग्रो करने लगता है मेल के अंदर, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है. इसके वजह से इसको हम लोग थ्रोट रीजन में ये हम लोग को दिखने लगता है. और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं. ओके, प्यूबर्टी के टाइम में मेल में जो वॉइस बॉक्स है वो थ्रोट रीजन में दिखने लगता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं. The voice box is hardly visible in a girls at is of small size. लेकिन ये गर्ल्स में विजिबल नहीं होता. जो वॉइस बॉक्स होता है वो मेल में विजिबल होता है और उसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं. लेकिन ये गर्ल्स में विजिबल नहीं होता है. क्यों नहीं होता, क्योंकि इनका साइज थोड़ा छोटा होता है. The voice in a girl become high pitched और shrill. और जो गर्ल्स का वॉइस कैसा हो जाता है, तो हाई पिच हो जाता है और श्रील हो जाता है, तीखा टाइप का. और वॉइस का कैसा हो रहा था, वॉइस में थोड़ा सा क्रैकनेस आ जा रही थी और डीपनेस आ जा रहा था. और फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल में आपका जो वॉइस है वो हाई पिच्ड और श्रील हो जा रहा है. ओके, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड वाल सेबेसियस ग्लैंड. और इस एज में आपका जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो उनका भी एक्टिविटी थोड़ा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. ओके, वी मे हैव ऑब्जर्व पिंपल्स एंड acne of the face of some of your friends who are between age of 11 to 18 years. Pimples appear during this age. आप देखना 11 साल से 18 साल के बीच वाले जो बच्चे होते हैं उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्निक टाइप्स के प्रॉब्लम्स मतलब दिखने लगता है. इस टाइप्स की प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं. ये प्रॉब्लम क्यों यहाँ पे राइज होता है, क्योंकि इस स्टेज में, इस एज में जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, जो सेबेसियस ग्लैंड होता है, उनका एक्टिविटी वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. और इसी की वजह से इस एज में पिंपल्स और एक्निक वगैरह दिखने लगता है. ओके, तो ये कॉमन है. 11 से 18 इयर्स में पिंपल्स आना ये कॉमन है. ओके, the sweat and while glands become very active during puberty.
स्पेशली ऑन द फेस, दिस लीड टू अपीयर्स ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने ऑन द फेस। ये जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, वाइल ग्लैंड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं प्यूबर्टी में, और जनरली फेस रीजन का जो स्वेट ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है प्यूबर्टी में, और इस वजह से 11 से 18 ईयर्स के बीच में हमें बहुत ज़्यादा पिंपल, एक्ने ये सब देखने को मिलता है फेस पे। ओके, सो आज हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे वाला जो हमारा टॉपिक है, आगे का टॉपिक हमारा क्या है, आगे का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, आज हम लोग स्टार्ट किए रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें हमने पहला टॉपिक ग्रोथ पढ़ा। ग्रोथ में हमने देखा ये नेचुरल फिनोमिना है, और इसमें तीन या चार स्टेजेस हमने देखा। एक इन्फेंसी वाला देखा जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक का था, उसके बाद से 2 ईयर्स से 10 ईयर्स वाला चाइल्डहुड था, 10 ईयर्स से 18 ईयर्स वाला एडोलसेंस था, और 18 ईयर्स के वो वाला एडल्टहुड। फिर हमने देखा कि एडोलसेंस वाले एज को हम लोग टीनेजर्स भी बोलते हैं, उस चीज़ के बच्चों को। और जैसे एडोलसेंस में जैसे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगती है उसको हम लोग प्यूबर्टी भी बोलते हैं, और इस स्टेजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है बॉडी के अंदर, बॉडी के शेप के अंदर भी आता है, प्लस बिहेवियर में भी आता है, थिंकिंग में भी आता है। तो फर्स्ट हमने देखा कि हाइट का जो ग्रोथ होता है वो इंक्रीज होता है। सेकंड हमने देखा कि बॉडी का शेप इंक्रीज हो रहा था, मेल में शोल्डर, चेस्ट वाइड और ब्रॉड हो रहे थे, फीमेल्स में जो वेस्ट है, जो हिप्स है, ब्रेस्ट का साइड, ये सब इंक्रीज हो रहा था। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो स्वेट ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे थे, उनके एक्टिवनेस की वजह से पिंपल्स आने लग रहे थे फेस में, ये एडोलसेंस वाले एज में, दैट इज 11 to 18 ईयर्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।